बात है साल 2017 की। दो महिलाओं को एक जापानीज यूट्यूब चैनल ने अप्रोच किया एक प्रैंक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। किस प्रकार का प्रैंक शो? प्रैंक में उन्हें किसी स्ट्रेंजर के चेहरे पर अचानक से बेबी ऑयल या मॉइस्चराइजर लगाकर सॉरी बोलकर वहां से भाग जाना था। हर एक प्रैंक के उन्हें प्रोड्यूसर्स $100 दिया करते थे, मतलब इजी मनी। कोई क्यों ही मना करता। उन्होंने भी मना नहीं किया और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और अगले कई हफ्तों तक वियतनाम की डोआन थी हुएंग और इंडोनेशिया की सिटी आयसा यूट्यूब चैनल के लिए प्रैंक करती रही। हर एक प्रैंक के बाद एक मिस्टीरियस व्यक्ति उन्हें बताता कि अगला प्रैंक किसके साथ करना है, कहाँ करना है, प्रैंक वाले दिन क्या पहनना है और चेहरे के किस हिस्से पर मॉइस्चराइजर लगाना है। काफी सरल और आसानी से वो दोनों महिला अच्छा पैसा कमा रही थी, इसलिए वो इसे करती रही। प्रैंक करते करते फरवरी 2017 में उन्हें अपनी अगली लोकेशन मिली, मलेशिया का कुआलालंपुर एयरपोर्ट। वो वहाँ पहुंची। प्रोड्यूसर ने उन्हें एक रैंडम व्यक्ति के साथ प्रैंक करने को कहा तो हर बार की तरह डॉन और सिटी एक ट्रैवलर के पास पहुंची, उसके चेहरे पर बेबी ऑयल लगाया, उससे माफी मांगकर वहां से भाग गई। बट प्रैंक से सिर्फ 20 मिनट बाद उनका टारगेट मर गया और जो मरा था उसका नाम था किम जोंग नाम। जी हाँ, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन का बड़ा भाई। इन दोनों महिलाओं ने अनजाने में किम डायनेस्टी के एक सदस्य की हत्या कर दी थी, बट यह कोई मिस्टेक नहीं थी। यह केयरफुली प्लान्ड, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड असैसिनेशन था और ये दोनों महिलाएं थी इस असैसिनेशन में बलि का बकरा। इस हत्या को इतनी अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया कि आज तक इसके लिए किसी को भी सजा नहीं दी गई। किम जोंग नाम का जन्म 1971 में प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया में हुआ था। सुप्रीम लीडर के पहले बेटे होने के नाते उसे शुरू से ही लीडरशिप के लिए रेज किया गया था। वह 100 से अधिक नौकर और 500 गार्ड वाले मैंशन में बड़ा हुआ। वह अक्सर अपने पिता के साथ ऑफिस भी जाता और यहाँ तक कि जब उनके पिता की दूसरी पत्नी से 2 और बेटे हुए तब भी हर कोई जानता था कि किम जोंग नाम ही सिंहासन पर बैठेंगे। जीवन में एक और औरत आ जाने के बाद किम जोंग नाम के पिता ज्यादा पारिवारिक चीजों में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे किम जोंग नाम को सीक्रेटली स्विट्जरलैंड के एक सीक्रेट स्कूल में भेज दिया। उनका प्लान था कि उसे वही पढ़ाया जाए और फिर वह अपने पिता की मृत्यु के बाद कार्यभार संभालने के लिए वापस आए। कुछ समय के लिए सब कुछ प्लान के अनुसार चलता रहा। किम जोंग नाम को अपने 24वें जन्मदिन पर नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पब्लिक का जनरल बनाया गया और उसे उसके पिता की पॉलिटिकल पार्टी में भी जगह दी गई। बट बात कुछ ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर कोई प्राइम मिनिस्टर या डिक्टेटर नहीं होता, उसे भगवान की तरह देखा जाता है और एक भगवान की तरह सुप्रीम लीडर से वो एक्सपेक्ट किया जाता है जो नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकते, जैसे कि वो मल मूत्र नहीं त्यागते क्योंकि वो भगवान के समान है और गंदगी उनके अंदर बनती ही नहीं। साथ ही वो 3 साल की उम्र से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं और भी बहुत ऐसी चीजें। यह चीजें नॉर्मली संभव नहीं है, बट नॉर्थ कोरियन मीडिया और गवर्नमेंट सुप्रीम लीडर के बारे में यही चीजें ही अपनी जनता को बताती है ताकि वो आम मनुष्य से अलग दिखे। इसीलिए जब किम जोंग नाम एक रूथलेस डिक्टेटर बनना सीख रहा था, उत्तर कोरियाई मीडिया ने उसकी अमेजिंग अचीवमेंट और गॉडलाइक एबिलिटीज के बारे में कहानियां फैलानी शुरू कर दी। गवर्नमेंट जनता को अपने नए लीडर को स्वीकार करने के लिए तैयार कर रही थी। एकमात्र समस्या यह थी कि किम जोंग नाम को अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने और लाखों लोगों को भूखा मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बाहरी जीवन का स्वाद मिल गया था और यूरोप में वर्षों बिताने के बाद नॉर्थ कोरिया में जीवन डिप्रेसिंग हो गया था। किम जोंग नाम उस फ्रीडम और लग्जरी को मिस करता था जिसकी उसे यूरोप में आदत लग गई थी। उसके पिता को अब शक होने लगा कि शायद यह उसकी गद्दी लायक नहीं और जल्दी सुप्रीम लीडर का शक सच में साबित हुआ। साल 2001 में किम जोंग नाम को नकली पासपोर्ट का उपयोग करके जापान में घुसने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया, बट यह ज्यादा शॉकिंग बात नहीं थी। शॉकिंग था उनका जापान जाने का कारण। उन्होंने बताया कि वो जापान डिज्नीलैंड घूमने जाना चाहते थे, जो नॉर्थ कोरिया और उनके पिता के लिए काफी शॉकिंग और एम्बैरेसिंग था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपना सब कुछ लगाकर यह प्रूव करना चाहती है कि बाहरी दुनिया कितनी बुरी है। और उसी दौरान अगर सुप्रीम लीडर का बेटा डिज्नीलैंड जाने की कोशिश करने में पकड़ा जाए तो सोचो इससे बाहरी दुनिया कैसी इमेज बनी होगी।
किम जोंग नाम की इस हरकत से उसका परिवार इतना शर्मसार हुआ कि उन्हें नॉर्थ कोरिया से एक्साइल कर दिया गया। जी हाँ, सुप्रीम लीडर ने अपने पहले बेटे पर नॉर्थ कोरिया में दोबारा पैर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि उनके लिए एक तरीके से अच्छा ही हुआ। उसे चाइना के शहर मकाओ में रहने के लिए भेज दिया गया। जब तक उसके पिता जीते रहे, उसे एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए ईयरली अलाउंस भी मिलता रहा। बट उसने अपनी पिछली हरकतों के कारण नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट में अपने बहुत से दुश्मन बना लिए थे और वो यह भी नहीं जानता था कि उसके पिता के बाद गद्दी कौन संभालेगा। इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पावरफुल फ्रेंड्स बनाने की जरूरत थी। और नॉर्थ कोरिया के नंबर 1 एनिमी अमेरिका से बेहतर और कौन इस चीज के लिए बेहतर हो सकता है। जैसे ही उसके एग्जाइल की खबर फैली, वैसे ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उसे इन्फॉर्मेंट के रूप में रिक्रूट करने में लग गई, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति था जिसे अपने पिता की गद्दी संभालने के लिए तैयार किया गया था। तो सोचो उसके पास नॉर्थ कोरिया के बारे में कितनी बहुमूल्य जानकारी होगी। बट CIA को अपने इस मिशन पर बहुत तेजी से काम करना पड़ा, क्योंकि वो उससे जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे। और अगर वो ज्यादा देर करते तो सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड व यूजलेस हो जाती। सौभाग्य से CIA को उन्हें बात करने के लिए बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। बात कुछ ऐसी थी कि किम जोंग नाम ने अपना पूरा जीवन लग्जरी में बिताया था। वो 5 स्टार होटल्स और कसिनोज के आदी हो गए थे। बट अब उनकी एक्साइल अलाउंस उनके लिए पर्याप्त नहीं थी और वह डिजाइनर कपड़े और अपनी अय्याशियों के लिए थोड़े और अधिक पैसे के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार थे। और ये पैसे CIA ने उन्हें खुशी खुशी मुहैया कराए। अगले कुछ सालों में किम जोंग नाम CIA के सबसे महत्वपूर्ण नॉर्थ कोरियन इन्फॉर्मेंट्स में से एक बन गए। भले ही उनके पास हमेशा नॉर्थ कोरिया के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी, बट वह और किसी से बेहतर जानते थे कि सरकार और उनका परिवार कैसे काम करता है। और चूंकि उसका उत्तर कोरिया वापस जाने का कोई विचार नहीं था, इसलिए उसे पैसों के बदले जानकारी साझा करने में कोई बुराई नहीं दिखी। जब भी CIA को उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो सिंगापुर या मलेशिया उनसे मिलने पहुंच जाता था। लगभग 1 दशक तक किम जोंग नाम एक गुप्तचर के रूप में चुपचाप काम करता रहा और उसके पास जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसे अमेरिकी सरकार को बेचता रहा। उसने कभी भी परिणामों की चिंता नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पिता को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा और यदि पता चल भी गया तो अपने खुद के बेटे को मारने का हुक्म वो नहीं दे सकेंगे। बट भले ही उनके पिता नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे, वो मौत को भी नहीं हरा पाए और 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने नॉर्थ कोरिया की गद्दी अपने सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन को सौंपी। किम जोंग नाम के लिए उनके छोटे भाई का राजगद्दी पर बैठना एक मजाक था और इसी के चलते वो अपने छोटे भाई और देश का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को बुरा भला कहने लगे। उनके द्वारा जापानीज जर्नलिस्ट को भेजे गए एक ईमेल में उन्होंने किम जोंग उन को भारी दुनिया के लिए एक मजाक का पात्र बताया और प्रेडिक्ट किया कि उनकी गवर्नमेंट ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, जो कि एक काफी बड़ी मिस्टेक थी। अपने पिता के विपरीत किम जोंग उन के पास अपने सौतेले भाई को जीवित रखने का कोई कारण नहीं था। उसके लिए तो वह एक एम्बैरेसिंग लायबिलिटी था जिस पर वो बिना मतलब में पैसा खर्च कर रहे थे और उसके शासन के लिए एक खतरा था। इसीलिए उसने वही किया जो उससे पहले हर दूसरे कोरियन डिक्टेटर ने अपने दुश्मनों के साथ किया। उसने अपने भाई को किसी भी समय किसी भी तरीके से मारने का आदेश जारी किया। मतलब जहां एक तरफ CIA से मिले पैसे से किम जोंग नाम पार्टी और बाकी चीजें कर रहे थे, उसी समय दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट सावधानी पूर्वक उनकी हत्या की योजना बना रही थी। साल 2012 में एक नॉर्थ कोरियन सीक्रेट एजेंट को साउथ कोरिया में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। कड़ी पूछताछ के बाद वह अपने सारे राज उगलने लगा और उन्हीं सीक्रेट्स में से एक था कि वह किम जोंग नाम को मारने के लिए फील्ड अटेम्प्ट में शामिल था। एजेंट के अनुसार उसे किम जोंग नाम को खत्म करने और उसकी डेड बॉडी को वापस नॉर्थ कोरिया ले जाने के स्पेशल ऑर्डर मिले थे, बट वह सफल नहीं हो पाया। उसने बताया कि नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस को पता चला कि किम जोंग नाम चीन की यात्रा करने की योजना बना रहा था।
इसलिए उन्होंने अपने सीक्रेट एजेंट को चीन भेजा, जहां वे चाहते थे कि उनका सीक्रेट एजेंट एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर किम जोंग नाम को एक दुर्भाग्यपूर्ण यातायात दुर्घटना में कुचलकर मार दे। लेकिन वह उस दिन चीन पहुंचा ही नहीं और अंततः इस योजना को रद्द करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया का असैसिनेशन अटेम्प्ट तो फेल हो गया था, साथ ही इसकी खबर भी फैल गई थी, जिससे किम जोंग नाम बहुत भयभीत हो गया था। इसलिए वह एक पार्टी करने वाले प्लेबॉय से तुरंत ही एक शांत फैमिली मैन में बदल गया। अब उसने क्लबों में जाना और पूरी दुनिया में इधर उधर घूमना छोड़ दिया और केवल मकाओ में ही रहने लगा, जहाँ कम से कम उसे चीनी सरकार से सुरक्षा तो मिल रही थी। बट ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया को दोबारा उसे मारने की कोशिश करने से नहीं रोक पाई। अपनी मृत्यु को नजदीक आता देख किम जोंग नाम ने साल 2012 के अंत में अपने छोटे भाई से जीवन की भीख मांगते हुए एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने लिखा, कृपया मुझे और मेरे परिवार को पनिश करने का ऑर्डर वापस ले लो। हमारे पास छिपने को कोई जगह नहीं है। बचने का एकमात्र रास्ता अब सुसाइड है। लेकिन किम जोंग नाम अपनी दयालुता और माफी के लिए नहीं जाना चाहता और यह बात उसके बड़े भाई को भी पता थी। इसीलिए अगले 5 सालों तक किम जोंग नाम ने अपने भाई से बचने की हर संभव कोशिश की। वह केवल तभी बाहर जाता और ट्रैवल करता जब उसे बहुत जरूरत होती, और जब तक वह CIA और चाइनीज इंटेलिजेंस को उपयोगी इंटेल प्रदान करता रहा, वह उसे सुरक्षा प्रदान करते रहे। इसलिए जब भी CIA उससे संपर्क करती तो वह उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन देता जिसकी उन्हें जरूरत थी। और 2017 की शुरुआत में भी ठीक ऐसा ही हुआ। CIA ने उसे कॉल किया और उसे मलेशिया आकर उनके एक एजेंट से मिलने को कहा। किम जोंग नाम जानता था कि उसे जाना ही होगा। उसे उनसे कैश मांगने की जरूरत थी और यह भी सुनिश्चित करने की कि वे अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं। बट उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर एक हरकत पर नॉर्थ कोरियन एजेंट्स की एक टीम नजर रख रही है, ताकि वो जैसे ही मलेशिया पहुंचे उसे भगवान के पास पहुंचा दे। नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को अपने प्लान को सक्सेसफुल कराने के लिए यह ध्यान रखना था कि किम जोंग नाम से उनका कम से कम कांटेक्ट हो। इससे ना तो किम जोंग नाम को शक होता और साथ ही असैसिनेशन के बाद उन्हें भागने में भी मदद मिलती। तो यदि वे किम जोंग नाम को असैसिनेट करने में सफल होना चाहते थे तो उन्हें 2 बलि के बकरों की जरूरत पड़ती, 2 इनोसेंट पपेट जिन्हें यह ना पता चलता कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए सौभाग्य की बात यह थी कि मलेशिया और उसके आसपास के देश पूरे इमिग्रेंट्स और ऐसे लोगों से भरे हुए थे जिन्हें नौकरियों की सख्त जरूरत थी, और जिस तरह के रिक्रूट्स वे तलाश रहे थे उन्हें ढूंढने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्हें सबसे पहले सिटी आयशा मिली, जो मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में एक होटल में एस्कॉर्ट का काम करती थी, जबकि डोआन ती ह्यूंग को वियतनाम की राजधानी हनोई से एक बार से रिक्रूट किया गया। दोनों लड़कियों ने बिल्कुल एक जैसी कहानी बताई कि जिन उत्तर कोरियाई एजेंट्स ने उनसे संपर्क किया था वे वास्तव में एक पॉपुलर यूट्यूब प्रैंक शो के जापानीज प्रोड्यूसर्स थे, और वे अपनी लेटेस्ट वीडियो सीरीज में एक्टिंग करने के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे थे, और प्रत्येक प्रैंक के लिए वे $100 देने को तैयार थे। सिटी और डोआन के लिए यह एक सपने सच होने जैसा था। अपनी नॉर्मल जॉब में वो पूरे हफ्ते में भी $100 नहीं कमा पाती थी, और लोगों को एंटरटेन करने वाले एक छोटे से प्रैंक में क्या ही बुराई, इसलिए वो मान गई। अगले कुछ हफ्तों में सिटी और डोआन कुआलालंपुर और हनोई के मॉल्स, होटल्स और कई बिजी स्ट्रीट पर गई। हर बार उनके जापानीज प्रोड्यूसर एक रैंडम टारगेट बताते और उनके हाथों में बेबी ऑयल या मॉइस्चराइजर लेकर उन्हें प्रैंक करने के लिए भेज दिया जाता। हर बार लड़कियां अपने टारगेट की ओर दौड़ती, उसके चेहरे पर बेबी ऑयल लगाती, उससे माफी मांगती और फिर वहां से भाग जाती। प्रोड्यूसर्स उन्हें यह बताते कि प्रैंक की जगह छिपे हुए कैमरास मौजूद रहते हैं और जितनी बेहतर जो परफॉर्म करेगी उसे उतना बेहतर भुगतान मिलेगा। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि एक दिन वो उन्हें शूटिंग के लिए दूसरे देश भी ले जाएंगे जब यह शो पॉपुलर होने लगेगा। पहले कुछ महीनों तक सिटी और डोआन को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वे इतने इजी हार्मलेस प्रैंक करके हर हफ्ते सैकड़ों डॉलर कैसे कमा रही हैं, और चूंकि कोई भी विक्टिम उनसे परेशान या नाराज नहीं होता था तो इसलिए जो भी वो कर रही थी इससे उन्हें गिल्ट भी फील नहीं होता था। गरीबी से आई उन 2 लड़कियों के लिए यह अपॉर्चुनिटी वह सब कुछ थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद की थी।
इसीलिए जब उनके वीडियो प्रोड्यूसर ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर एक और प्रैंक करने के लिए उन्हें संपर्क किया तो वो दोनों खुशी खुशी मान गई। उन्हें क्या ही पता था कि यह अगला प्रैंक उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मलेशिया एक परफेक्ट लोकेशन थी नॉर्थ कोरियन पॉलिटिकल असैसिनेशन के लिए, क्योंकि मलेशिया दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां नॉर्थ कोरियंस बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, जिसका मतलब था कि यह शो किम जोंग नाम को निपटाने का गवर्नमेंट का सबसे बेहतर ऑप्शन था। इसीलिए जब सिटी और डोआन मलेशिया और वियतनाम के आसपास अपने प्रैंक की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी 4 उत्तर कोरियाई व्यक्ति 31 जनवरी से मलेशिया पहुंचे। चारों अलग अलग समय पर मलेशिया पहुंचे, जिनमें आखिरी व्यक्ति 7 फरवरी किम जोंग नाम से एक दिन बाद मलेशिया लैंड हुआ। नॉर्थ कोरियन एजेंट्स उसके पीछे तब से थे जब से उसने मकाओ छोड़ा था। उनके साथ प्लेन में भी नॉर्थ कोरियन एजेंट मौजूद थे। जब वह मलेशिया पहुंचा तो एयरपोर्ट पर भी एक खुफिया एजेंट उसका इंतजार कर रहा था और वे उस होटल पर भी नजर रखे हुए थे जहां वो रुका हुआ था। मतलब नॉर्थ कोरियन एजेंट्स की उसके हर एक कदम पर नजर थी। उन्होंने उसे एक व्यक्ति से मिलते देखा जो उनके अनुसार CIA का एजेंट था। एजेंट्स ने उसे मीटिंग के बाद $1,20,000 का ब्रीफकेस भी ले जाते देखा। नॉर्थ कोरियन एजेंट्स की किम जोंग नाम की हर एक कदम पर नजर थी। वो यह भी जानते थे कि वो किस दिन मलेशिया को छोड़कर जाएगा, 13 फरवरी। इसीलिए उन्होंने सिटी और डोआन को अपने अगले प्रैंक के बारे में बताया और इस बार दोनों लड़कियों को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साथ काम मिला। एयरपोर्ट इस असैसिनेशन के लिए एक परफेक्ट लोकेशन थी, क्योंकि इसमें शामिल प्रत्येक नॉर्थ कोरियन आराम से इमिग्रेशन से गुजर सकने और देश छोड़ने में सक्षम था, इससे पहले कि कोई यह समझ सके कि क्या हुआ। और इसीलिए 13 फरवरी की सुबह जब किम जोंग नाम अपने होटल से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी में बैठा तो उसे क्या ही पता था कि अगले 1 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब किम जोंग नाम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सिटी, डोआन और उनका जापानीज प्रोड्यूसर पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने डिपार्चर हॉल में बैठकर अपना प्लान एक बार फिर से दोहराया, जिसके अनुसार सिटी और डोआन कुछ ही सेकंड के अंतराल में एक ही व्यक्ति के साथ प्रैंक करने वाली थी। सो पहले सिटी किम जोंग नाम के पास पहुंची और उनके चेहरे पर बेबी ऑयल रगड़ दिया। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद डोआन ने भी ऐसा ही किया। दोनों लड़कियों को यह भी कहा गया था कि प्रैंक करते ही बाथरूम में जाकर अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोकर एयरपोर्ट के बाहर निकलकर एक टैक्सी लेकर तुरंत सिटी पहुंच जाना है। उनके प्रोड्यूसर ने उनसे वादा किया था कि यदि वे इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से फॉलो करती हैं तो उन्हें एक बड़ा बोनस दिया जाएगा। सुबह ठीक 9 बजे से पहले किम जोंग नाम एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और डिपार्चर हॉल की तरफ बढ़ते हैं। सिटी के प्रोड्यूसर उनकी ओर इशारा करते हैं। उसने एक जीन्स और ग्रे जैकेट पहनी हुई थी और साथ ही एक डार्क बैकपैक भी ले रखा था। अब टारगेट बिल्कुल रेंज में था तो प्रोड्यूसर ने सिटी को अपने हाथ बाहर करके दूसरी ओर देखने को कहा। इतने में उसने एक अजीब सी स्मेल करने वाला ऑयल उसके हाथ पर डाल दिया। हॉल के दूसरी साइड पर सेम चीज डॉन के साथ भी हुई। जैसे ही सिटी अपना प्रैंक करने के लिए तैयार हुई, प्रोड्यूसर ने एक बार फिर से उसे याद दिलाया कि चेहरे पर तेल लगाते ही उसे तुरंत माफी मांगकर वहां से भाग जाना है। उसने हाँ करते हुए सिर हिलाया और किम जोंग नाम की ओर बढ़ी, जो चेक एनकाउंटर की लाइन में खड़ा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सेकंड्स में सिटी किम जोंग नाम के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर तेल मरकर उससे माफी मांगकर गायब हो जाती है। कुछ क्षणों बाद डॉन भी उसके पास जाकर ठीक वैसे ही करती है और भाग जाती है। किम जोंग नाम के अंदर अब दहशत बैठ गई थी। वह जानता था कि उसका भाई उसके पीछे लगा हुआ है और अब ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसका समय आ गया है। वो भयभीत होकर एयरपोर्ट स्टाफ के पास पहुंचा और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन था और ना किसी को परवाह थी। इसीलिए उन्हें जो सबसे बेहतर लगा उन्होंने वह किया। वह उसे एयरपोर्ट क्लिनिक तक ले गए। जब तक वह क्लिनिक पहुंचा तब तक वह अत्यधिक दर्द में था। उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसी दौरान काले सूटकेस के साथ एक
कोरियन एजेंट वहां से गुजरा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहर का असर हो रहा है या नहीं। उसे दर्द से कराहता देख क्लिनिक के डॉक्टर्स एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे जीवित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम जोंग नाम के आखिरी शब्द थे वेरी पेनफुल। अटैक के 20 मिनट से भी कम समय में उसकी मृत्यु हो गई थी और जब तक मलेशियन अथॉरिटीज को पता चला कि क्या हुआ है, एयरपोर्ट से सभी नॉर्थ कोरियन एजेंट्स जा चुके थे। वो अपनी अपनी फ्लाइट लेकर प्योंगयांग पहुंच गए थे, जहां उन्हें कोई हिरासत में नहीं ले सकता था। अब जो कुछ घटना घटी थी उसका सारा दोष सिटी और डोयान के सिर आ गिरा था। मलेशियन पुलिस को यह पता लगाने में कि क्या हुआ है बस कुछ ही मिनटों की सीसीटीवी फुटेज की जरूरत थी। उनके दिमाग में यह स्पष्ट था कि वीडियो में दिख रही 2 महिलाएं किम जोंग उन की हत्या के लिए जिम्मेदार थी, बट उनके सामने अभी भी एक समस्या यह थी कि अगर जो तेल उन्होंने उसके चेहरे पर लगाया था वह जहरीला था, तो वो दोनों क्यों नहीं मरी। किम जोंग नाम के शरीर की जांच के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आई। उनके चेहरे के एक छोटे से हिस्से को एग्जामिन करके पता चला कि उन्हें VX नामक एक पावरफुल नर्व एजेंट के एक स्पेशल वर्जन से जहर दिया गया था, और यह जहर केवल तब बना जब सिटी और डोयान के हाथों के तेल आपस में मिले उनके चेहरे पर। इसी कारण वो दोनों लड़कियां जीवित बच पाई। मलेशियन पुलिस के लिए यह केस एक खुली किताब था। उनके अनुसार किम जोंग नाम को जहर देने के लिए नॉर्थ कोरियन ने इन दोनों को रिक्रूट किया था। पुलिस के अनुसार कोर्ट को इन्हें जल्दी मौत की सजा सुना देनी चाहिए थी। सिटी को जेल में रहते हुए भी यह लग रहा था कि यह एक प्रैंक का हिस्सा है, क्योंकि उन दोनों को वास्तव में यह नहीं पता था कि उन्होंने क्या किया है। बट अगले कुछ महीनों में अदालत में उनके वकीलों ने धीरे धीरे इतिहास के सबसे डेयरिंग असैसिनेशन प्लॉट को उजागर किया, और अटैक में जिस प्रकार की प्लानिंग और प्लॉटिंग का इस्तेमाल हुआ था वह लगभग अनबिलीवेबल थी। सबसे पहले तो जो व्यक्ति सिटी और डोयान से मिले थे वो जापानी नहीं थे, वो दोनों उत्तर कोरियाई एजेंट थे जिन्हें लड़कियों को उन पर भरोसा करने और जैसा वो कहते हैं वैसा करने का काम सौंपा गया था। और जो कहानियां उन्होंने सिटी और डोयान को बताई थी कुछ भी वास्तविक नहीं था। यहाँ तक कि उनके द्वारा किए गए प्रैक्टिस प्रैंक्स में भी रियल विक्टिम्स नहीं थे, बल्कि प्रत्येक टारगेटेड पर्सन या तो नॉर्थ कोरियन था या शो में हिस्सा लेने के लिए नॉर्थ कोरियन द्वारा रिक्रूट किया गया था। इस प्रकार कभी भी कोई भी रियल विक्टिम नहीं था जो इस प्रैंक से परेशान होकर पुलिस को कॉल करता और प्रैंक की ओर ध्यान आकर्षित करता। इसी कारण सिटी और डोयान को यह प्रैंक कभी भी गलत नहीं लगा और उन्हें यह नहीं पता चला कि नॉर्थ कोरियन वास्तव में क्या प्लानिंग कर रहे थे, जिसका मतलब था कि किम जोंग नाम के असली किलर्स अभी भी खुले घूम रहे थे। किम जोंग नाम को मारने के लिए भेजी गई पूरी नॉर्थ कोरियन टीम में से केवल 3 व्यक्ति मलेशिया में रुके थे, और वो तीनों नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में छिपे हुए थे, जिसमें VX पॉइजन का मॉडिफाइड वर्जन बनाने के लिए जिम्मेदार केमिस्ट भी शामिल था। मलेशियन पुलिस एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ अपनी कहानी स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे केमिस्ट की एक वीडियो प्राप्त करने में कामयाब रही, और इन्वेस्टिगेशन में पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस के पास सही व्यक्ति था। वो एक जीता जागता सबूत था कि इन सब के पीछे नॉर्थ कोरियन ही थे, लेकिन इससे नॉर्थ कोरिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने हर समस्या के लिए योजना बना रखी थी, और वो योजना थी कि यदि मलेशिया उन 3 नॉर्थ कोरियंस को देश छोड़ने नहीं देगी, नॉर्थ कोरिया भी उनके देश में मौजूद मलेशियन एम्बेसी में सभी स्टाफ को देश से बाहर नहीं जाने देंगे। मतलब उन्होंने अपने एजेंट्स की रिहाई के बदले मलेशियन लोगों को बंधक बना लिया, और उनका यह प्लान काम भी कर गया। अटैक के सिर्फ 2 महीनों बाद मलेशियन गवर्नमेंट झुक गई और तीनों एजेंट्स को घर लौटने की अनुमति दी। तो किम जोंग उन और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट विदेशी धरती पर हत्या करके भी बच गए थे, बट सिटी और डोयान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अगले 2 साल जेल में बिताए, जहां उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत रखे और अंततः उन्हें बरी कर दिया गया और उन्हें मुक्त होने की अनुमति दी गई। बट इसके साथ ही मलेशियन गवर्नमेंट ने किम जोंग नाम के असली हत्यारों को एक ब्रूटल असैसिनेशन से बचकर भाग जाने दिया।